जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट होगी वह होगी इतिहास से रिलेटेड। ये जो क्लास रखी गई है बिहार प्राइमरी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखी गई है। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर करने में कोई कसूर नहीं छोड़िएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, तो आप लोग के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, एक सुबह में आप लोग की प्रैक्टिस सेट चल रही है, 100 प्रश्नों के साथ चल रही है। वह जो लेक्चर हो रहा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस लेक्चर को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और दोपहर में तो आप लोग को पता ही है, हम लोग दोपहर में भी कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको उसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को आइडिया मिलेगा और आप लोग से प्रश्न छूटने की संभावनाएं न रहे। इसलिए आप लोग जितने सारे लेक्चर आप लोग को उपलब्ध हो रहे हैं, आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिए, पूरा देखिए। ओके, अगर नहीं देखते हैं तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बने और आपसे प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर को देखिए और जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए। देखिए 43 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 43 प्रश्न कर रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी, ये बिल्कुल सही होगा। याद रखना होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन होंगे तो कौटिल्य होंगे। ओके, सही है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 44 प्रश्न को। 44 प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। याद करना होगा आप लोग को, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए 45 प्रश्न को। यहाँ पे जो 45 प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ के नाम से जाना गया है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है दोस्तों, तो गण संघ कहा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 46 प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वह किस चीज के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वह जो है चांदी के और तांबे के दोनों के बने होते थे। किसके बने होते थे दोस्तों, तो चांदी के बने होते थे और तांबे के बने होते थे। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 47 प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो जनपद है, जनपद मतलब जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जनपद के नाम से का जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका जो मेन अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बना के रहते हैं उसी को जनपद के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला आते हैं 48 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 48 प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो ब्रिटेन में जो है ये बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था अशोक का। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे 49 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी। तो उदयन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है दोस्तों। पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। अगला देखिए प्रश्न आते हैं 50 प्रश्न को। यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सरल ये प्रश्न है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक जो है ग्रंथ की रचना की गई थी। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद करिएगा, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए 51 प्रश्न को। प्राचीन भारत में धम्म एक शब्द आ गया, धम्म। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसमें ये धम्म जो है इसकी शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्नों को, 52 नंबर प्रश्न को। महावीर ने
पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत को क्या जोड़ा था? जो महावीर थे इन्होंने जो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसमें से कुछ नए सिद्धांत अपना जोड़े थे। उस सिद्धांत का क्या नाम था? तो उस सिद्धांत का नाम ब्रह्मचर्य था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मचर्य था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 53 प्रश्न को 53 नंबर जो प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग युद्ध हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा यह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 54 प्रश्न को 54 नंबर प्रश्न को फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अजात शत्रु ने किया था। ये जो काम किया था अजात शत्रु ने किया था कि फूट डालो और राज करो। विजय प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है अजात शत्रु को जाता है। इसके बाद देखिए 55 प्रश्न को 55 प्रश्न जो है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। जीवक जो वैद्य है ये जो है हर्यक वंश के काल में था। ओके, क्लियर है इतना प्रश्न 55 तक। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को 56 प्रश्न को 56 प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से। तो रुद्रदमन ने अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को अर्थात 57 प्रश्न को 57 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो यहाँ पे बात करें तो गंगा नदी भी राइट सही होगा, सोन नदी भी सही होगा और पुनपुन नदी भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। इन सभी के संगम पर जो है गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर जो है उदयन की मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 58 प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये सही होगा। इसके बाद देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को 59 प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, याद करना होगा दोस्तों। और ये सारे प्रश्न जो आप लोग को करा रहे हैं सुबह में और दोपहर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं 60 प्रश्न पे 60 नंबर प्रश्न देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 61 प्रश्न मतलब 61 प्रश्न को कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है इनके द्वारा ग्रहण किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 62 प्रश्न को अर्थात 62 नंबर प्रश्न को कि मुद्रा राक्षस ये जो रचना है किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो होगा यहाँ पे विकल्प जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा, विशाखा दंत की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? तो विशाखा दंत की रचना है मुद्रा राक्षस। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को अर्थात 63 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 63 प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे जो विकल्प बी होगा यह सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 64 प्रश्न को 64 नंबर प्रश्न जो है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितना है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 65 प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संख्या दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो उस भारतीय शासक का नाम है समुद्रगुप्त। राइट आंसर यहाँ पे जो सही होगा विकल्प सी, यह बिल्कुल सही होगा। याद करना होगा, आप लोग को भी ध्यान में रखना होगा कि भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा किसे दिया गया था? तो समुद्रगुप्त को दिया गया था।
अगला देखिए 66 नंबर प्रश्न को अर्थात 66 प्रश्न को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 बात कर रहा है यहाँ पे 16 महाजनपदों में, सोच लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था वह था मगध। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वह था मगध। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को अर्थात 67 प्रश्न को। कह रहे प्रश्न किस शिलालेखा में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेखा में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो उनका जो शिलालेख है वह है 13वां शिलालेख में अशोक के जो है कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है देखने को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न को अर्थात 68 प्रश्न जो है कि कनिष्क की राज्य आरोहण तिथि क्या है। कनिष्क की राज्य आरोहण तिथि क्या है। तो इनकी जो आरोहण तिथि है 78 ईस्वी है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर प्रश्न को अर्थात 69 प्रश्न को धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया है, तो अशोक ने नियुक्त किया है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर अशोक। अगला प्रश्न देखिए 70 प्रश्न अर्थात 70 प्रश्न को अशोक के किस वंश का शासक था। अशोक जो था किस वंश का शासक था, तो आप लोग को जरूर पता होगा दोस्तों। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है, मौर्य वंश। ओके, अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 71 प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो उस इतिहास काल का जो नाम है वह हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा, जिसे जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए 72 अर्थात 72 प्रश्न को कि प्रयाग प्रसती की रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना किए थे हरिसेन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रयाग प्रसती की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखिए 73 अर्थात 73 प्रश्न को कि मौर्यकालीन जो है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो यहाँ इसका जो प्रधान था लक्षणाध्यक्ष जो है इसका जो है प्रधान माना जाता है। तो टकसाल का प्रधान याद रखना होगा लक्षणाध्यक्ष। राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए 74 अर्थात 74 प्रश्न को कि राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है। राज्य तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो राज्य तरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। कौन थे दोस्तों, तो कल्हड़ थे। इसके बाद देखते हैं 75 प्रश्न को 75 प्रश्न जो है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, तो मौर्य वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 76 अर्थात 76 प्रश्न को अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी दोस्तों, तो 4वीं ईसा पूर्व हुई थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए 77 मतलब यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न को कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी क्या मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी क्या मिलती है, तो प्राक मौर्य काल की जो है जानकारी मिलती है। ये जो है इस काल की जानकारी मिलती है, प्राक मौर्य काल की। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए 78 प्रश्न को अर्थात 78 प्रश्नों को कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में भी हुणों को जो परास्त करने का जो श्रेय है ये किस शासक को जाता है, तो स्कंदगुप्त को जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 79 प्रश्न को अर्थात 79 प्रश्न को कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा
ये सही होगा। कौन था दोस्तों? तो नेपोलियन था। इसके बाद देखिए 80 प्रश्न को 80 प्रश्न कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तब प्रभावती गुप्त के जो अभिलेख हैं इनमें जो है भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 81 प्रश्न को 81 प्रश्न को 81 प्रश्न है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है किसका है? तो ये सातवाहन काल का हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। किसका होगा? तो सातवाहन काल का हो जाएगा। 82 प्रश्नों को देखिए 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका अभिलेख जो है सागर में मिला है, एरन जिसको नाम से जाना जाता है, एरन सागर। तो यहाँ पे जो है सती प्रथा के जो है साक्ष्य है इसका अभिलेख जो है एरन से मिला है। 83 प्रश्नों को देखिए 83 प्रश्न है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो यहाँ पे कहाँ भेजे थे भैया? तो श्रीलंका में भेजे थे। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 प्रश्न को 84 प्रश्न को 84 प्रश्न है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सालाध्य प्रयास जो है किया है? उस विद्वान का क्या नाम है? तो उस विद्वान का जो नाम हो जाएगा राइट आंसर डी होगा। यह सही होगा। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो हो जाएंगे ये इतिहास लिखने का सालाध्य जो है इनको ये प्रयास किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 85 प्रश्न को 85 प्रश्न है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना जो है माना जाता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्तंभ को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो स्तंभ को माना जाता है। 86 प्रश्न है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री जो है फाहियान ये जो है भारत आया था। राइट आंसर जो होगा ये बी ऑप्शन सही होगा। गुप्त काल की बात किया है तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंटों को अक्सर ध्यान में आप लोग रखते चलिएगा। चीनी यात्री की बात किया है तो फाहियान आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 87 प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 88 प्रश्नों को देखिए 88 प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्रयाग प्रसति से होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है यह सही हो रहा है। प्रयाग प्रसति से होती है। इसके बाद देखिए 89 प्रश्न 89 प्रश्न को कि नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन इसके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे नवरत्न। अगला प्रश्न देखते हैं 90 प्रश्न को देखिए 90 प्रश्न अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो हैं कौन हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास हो जाएंगे। राइट आंसर ए जो होगा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 91 प्रश्नों को। तो 91 प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो अशोक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो अशोक ने की थी। और इसके बाद आते हैं 92 प्रश्न को 92 प्रश्न जो है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से प्रियदर्शी कहा गया है। राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो रहा है। तो आज की लेक्चर में हम लोग 50 प्रश्न किए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। और आप लोग इस चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की मदद की ज़रूरत है और जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल ऐसे ही कुछ धमाकेदार धांसू प्रश्नों के साथ जो एग्जाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।